हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड फन अगेन। तो आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के एमडीयू के सीआरएसयू के जल्दी होंगे। तो इसी एमसीक्यू सीरीज़ में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो नॉलेज एंड करिकुलम है, आपका पेपर 1 है, उसका है पार्ट 7। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर का। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपके लिए बना के एमसीक्यू सीरीज़ में लेकर आ रही हूँ। तो चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण में कौन सी एजेंसी भाग लेती है। ठीक है, इसमें से कौन सी एजेंसी भाग लेती है पूछा है। एनसीईआरटी, आरसीईआरटी, एसडीईआरटी या एनआरटी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एनसीईआरटी जो है ये हमारा क्या है, देश में पाठ्यक्रम निर्माण में माध्यमिक स्तर के बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एनसीईआरटी। ये आपने देखा होगा अपने सिलेबस में एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं आप, जो फर्स्ट टू 12th हैं एनसीईआरटी की बुक्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ज़्यादातर आपका सारा सिलेबस मोस्टली जो है एनसीईआरटी की बुक से ही कवर होता है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेशनल कॉन्सर्ट एलिजिबिलिटी रिसर्च ट्रेनिंग। सेकंड है और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। थर्ड है नेशनल कोर्ट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फोर्थ है नेशनल काउंसिल ऑफ इन्वायरमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। क्या है एनसीईआरटी की फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। N for national, C for council, E for education, R for research and T for training। तो इस तरह से आप क्या है याद कर सकते हैं इस फुल फॉर्म को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को कब बनाया। तो इसका क्या हो सकता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 कहता है 1986, ऑप्शन नंबर 2 1995 या ऑप्शन नंबर 3 1985, ऑप्शन नंबर 4 1980। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1985 में एनसीईआरटी ने क्या है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम जो है हमारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का जो है वो शिक्षा को कब बनाया। तो शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर का है वो 1985 में बनाया एनसीईआरटी ने। इसके 4 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? इसके से तात्पर्य यहाँ पर एनसीईआरटी से कि एनसीईआरटी के 4 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उभरती हुई रुचियां तथा आदेश, पाठ्यक्रम संगठन, मूल्यांकन, कार्यान्वित या ये सभी। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं कि उभरती हुई रुचियों का ध्यान रखना और आदेशों का, पाठ्यक्रम संगठन का ध्यान रखना, मूल्यांकन और जो पाठ्यक्रम लागू होता है उसका कार्यान्वयन, इन सब चीज़ों का क्या है इसके 4 मुख्य क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, प्रसिद्ध विद्वान D.K. व्हीलर ने अपनी कौन सी पुस्तक में पाठ्यक्रम प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन किया है। ठीक है, तो प्रसिद्ध विद्वान है D.K. व्हीलर हैं ये, इन्होंने क्या है करिकुलम के बारे में अपनी एक थ्योरी दी हुई है। तो इनकी से रिलेटेड एक बुक है, उस बुक का नाम पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है करिकुलम रिसर्च, सेकंड है करिकुलम प्रोसेस, थर्ड है करिकुलम मेथड या करिकुलम मेकिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 करिकुलम प्रोसेस जो है इनकी फेमस बुक का नाम है। व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम के कितने सोपान या पद हैं? यही व्हीलर से तात्पर्य D.K. व्हीलर से है। तो कितने पद हैं? ऑप्शन नंबर 1 4, 2 6, 3 5 या ऑप्शन नंबर 4 8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने क्या है पाठ्यक्रम के 5 सोपान या पद बताए हैं D.K. व्हीलर ने। किसी विद्यालय व्यवस्था में पाठ्यक्रम के द्वारा व्यापक परिवर्तन लाने हेतु प्रारूप के विकास में किन बातों का ज्ञान आवश्यक है। कि किसी भी विद्यालय व्यवस्था में जब हम पाठ्यक्रम से द्वारा नया पाठ्यक्रम लागू करते हैं, पाठ्यक्रम के द्वारा कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसमें उसके प्रारूप में विकास की किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है वो पूछा है। ठीक है, फर्स्ट कहता है परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तत्कालिक शक्तियाँ, परिवर्तन के आयाम तथा दिशा, परिवर्तन की प्रक्रिया में सहगामी व्यक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तत्कालिक मतलब जो प्रेजेंट में शक्तियां हैं उनका ध्यान रखना होता है, उनका ज्ञान आवश्यक है। परिवर्तन के आयाम क्या है, उनकी दिशा किस दिशा में परिवर्तन होना चाहिए,
और परिवर्तन की प्रक्रिया में किन किन लोगों का योगदान हो सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाली तत्कालिक शक्तियां कौन कौन सी हैं। तत्कालिक जो प्रेजेंट में पाठ्यक्रम को प्रभावित करती हैं जिस टाइम पाठ्यक्रम लागू किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक एवं जनसंख्यात्मक शक्तियां, तकनीकी प्रगति तथा राजनीतिक शक्तियां, शैक्षिक शोध तथा ज्ञान में तीव्र वृद्धि, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का भी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तत्कालिक शक्तियां जो है उस टाइम प्रेजेंट में जो वर्तमान समय में क्या है उपस्थित होती हैं। तो जब पाठ्यक्रम परिवर्तित होता है, जब नया पाठ्यक्रम बनाया जाता है या उसे लागू किया जाता है, तो उस टाइम की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्यात्मक क्या परिस्थिति है, वो सारी शक्ति क्या है इसको प्रभावित करती हैं। तकनीकी प्रगति की, टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है, क्या स्तर है, वो भी प्रभावित करता है इसको। राजनीति का क्या स्तर चल रहा है, सरकार कैसी, सरकार की विचारधारा किस तरह की है, तो वो भी बहुत बड़ा रोल इसमें निभाती है। और जो हमारे शैक्षिक शोध जितनी भी हैं, एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च वगैरह होते हैं और ज्ञान में तीव्र वृद्धि, तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है पाठ्यक्रम परिवर्तन में। ठीक है। पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया में उन सभी डैश की सहभागिता आवश्यक होती है जो किसी न किसी रूप से शिक्षा से संबंधित होते हैं। व्यक्तियों एवं संस्थाओं, सेकंड उद्देश्यों, थर्ड मानव कार्यों, या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रक्रिया में उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की, ठीक है, व्यक्तियों एवं संस्थाओं की सहभागिता आवश्यक होती है जो किसी न किसी रूप से शिक्षा से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाला एक कारक जो नहीं है, इसमें से जो पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं करता वो बताना है। शिक्षा व्यवस्था, शासन पद्धति, परंपराएं, या सामाजिक परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है परंपराएं, वो उतना पाठ्यक्रम को प्रभावित नहीं करती हैं। और बाकी तीनों जो है, शिक्षा व्यवस्था हमारी किस तरह की है वो भी प्रभावित करेगी, शासन पद्धति मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, और सामाजिक परिवर्तन, समाज में क्या परिवर्तन हो रहे वो भी पाठ्यक्रम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम का संबंध बालक की डैश की वास्तविकता से होना चाहिए। खेल रुचि, जीवन एवं भाव, प्रकृति एवं जीवन, या रुचि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। पाठ्यक्रम का जो संबंध है वो बालक की प्रकृति कैसी है और उसकी जीवन की वास्तविकता से होना चाहिए कि उसको जीवन में रियल में क्या ज़रूरत है, किसके अकॉर्डिंग उसकी शिक्षा होनी चाहिए, तो उसका क्या है संबंध पाठ्यक्रम से होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग, बच्चों की आवश्यकता के अकॉर्डिंग, ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्या है उनको पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए। तो आई होप आज के 11 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ना समझ में आए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए पार्ट 7 में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर